तो आज बच्चों हम आपके सामने कुछ नए तरीके से कुछ चीज़ें प्रस्तुत करने चल रहे हैं। ये जो आपने क्वेश्चन सामने लिखा हुआ देखा, ये क्वेश्चंस मैंने वॉइस टाइपिंग से टाइप किया हुआ है और इन क्वेश्चंस के द्वारा मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा जीएस से रिलेटेड, जो सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब उन क्वेश्चंस में जैसे कुछ क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है वो साइंस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के आधार पर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो आंसर है वो है एम के स्टालिन। एम के स्टालिन। अब यहाँ पर ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एम के स्टालिन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो वो पार्टी है डी एम के, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इतना स्पेस क्यों छूटा हुआ है। तो ये स्पेस इसलिए छोड़ा गया है कि इसमें आपसे कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस कर सकूँ। अब आप जानते हैं जैसे तमिलनाडु के साथ 4 और विधानसभा में चुनाव संपन्न हुए तो वहाँ भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल असम में कोई मुख्यमंत्री बना होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री बना है या बनी है, ठीक है। इसके बाद केरला में भी किसी न किसी ने सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया होगा। और इसके बाद फिर पुदुचेरी या पौंडीचेरी, यहाँ पर भी किसी ने शपथ ग्रहण किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव। तो अगर हम बात करें बच्चों असम की, तो असम में हेमंत बिस्वा के नाम से या विश्वकर्मा के नाम से जो है, वो हिमांत नाम है। वैसे हेमंत कहा जाता है हिंदी में, लेकिन उनका नाम हिमांत बिस्वा है या हिमांत विश्वकर्मा, ठीक है। तो हिमांत बिस्वा जो है ये बने हैं असम में, और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी से, क्योंकि यहाँ में पार्टी डीएमके चर्चा हुई तो यहाँ बीजेपी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में सबसे चर्चित प्रदेश आप सब जानते हैं, फिर से कौन आई हैं? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पुनः बहुत बड़ी जीत इन्होंने हासिल की। तो ममता बनर्जी जो है वो किस पार्टी से हैं? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में पुनः फिर से जैसे पश्चिम बंगाल में सत्ता वापसी हुई है, उसी तरह से यहाँ भी हुई है। पिनरई विजयन, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन किस पार्टी से हैं? सीपीआई, सीपीआई एम। ध्यान रखिएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, यानी मार्क्सवादी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। अब अगर हम बात करें बच्चों पौंडीचेरी की, तो पौंडीचेरी में एन रंगास्वामी, एन रंगासामी, ठीक है, इनको स्वामी भी कहते हैं, एन रंगासामी। और पौंडीचेरी में ये जिस पार्टी से चुने गए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उसका नाम है AINRC, ठीक है, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी, दो ने मिलकर यहाँ पर जो है सरकार बनाई है। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का है, तो ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से संबंधित है ये मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है, अभी मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। अब इसमें आप खुद देख रहे हैं कि इस एक क्वेश्चन में कितने प्रश्न यहाँ पर छुपे हुए हैं, ये आप खुद देख रहे हैं। कल को असम में किस पार्टी को बहुमत मिला, वेस्ट बंगाल में किस पार्टी को मिला, केरल में मुख्यमंत्री कौन चुना गया, पौंडीचेरी में किस पार्टी को बहुमत मिला, इस तरह के प्रश्न आपसे कल को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है,
भारत सरकार द्वारा लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस किससे संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, मैं इसका आंसर पहले आपको बता दूं। मानस जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, मेंटल हेल्थ से संबंधित है। ठीक, तो ये तो इसका आंसर हो गया कि मानस किससे संबंधित है? मेंटल हेल्थ से संबंधित है। लेकिन अब मानस का पूरा नाम क्या है, इस पर आते हैं। मानस, MANAS, मानस, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसका पूरा नाम है मेंटल एंड नॉर्मली अगमेंटेशन सिस्टम। मेंटल एंड नॉर्मली मतलब जरूरी नहीं कि वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी है, मेंटल के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी, नॉर्मली अगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बताएं कि इसको किसने विकसित किया। तो इसको बच्चों 3 संस्थाओं ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। 3 संस्थाओं ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। सबसे पहली संस्था है CDAC, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आपको पता होगा CDAC पुणे, ठीक है, बहुत फेमस है। इसके बाद दूसरी संस्था है, मेडिकल कॉलेज है AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, ये भी पुणे में है, तो इसका भी योगदान है इसको बनाने में। और तीसरी संस्था है निमहांस, ठीक है, निमहांस जो है ये बेंगलुरु में है, ये बेंगलुरु में है निमहांस। ठीक, तो ये 3 संस्थाएं हैं जिनका योगदान है इसको बनाने में। ये 3 संस्थाएं जो है जिन्होंने मानस डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है और भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया हाल ही में। और इंडिया में अब कोरोना के बाद, कोविड के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चैलेंज है अब यह है कि कोविड के बाद इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ को कैसे सही रखा जाए, कैसे लोगों का मानसिक संतुलन बनाए रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है। ठीक, अब बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न आ गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो आप में से कई लोगों को पता होगा इसका आंसर कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 नंबर पे है, 142। तो इससे रिलेटेड पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब 142 ये टोटल कितने देशों की में है? 180, 180 देश टोटल थे, जिसमें ये 142 नंबर पर हमारा देश है। और आपको ये बता दें कि पत्रकारिता के लिए भारत को सुरक्षित नहीं माना गया है। 142 नंबर के आधार पर भारत को पत्रकारिता के लिए या मीडिया के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है, प्रेस के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है। अब जैसे यहीं पर आपको मैं बता दूं कि टॉप में पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट है नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री नॉर्वे। आप जानते हैं कि बहुत सारी लिस्ट में नॉर्वे पहले नंबर पे है। और यहीं पर मैं बता दूं 180 नंबर पर कौन है? तो 180 नंबर पर है इरिट्रिया, एक छोटा सा देश इरिट्रिया जो है ये 180 नंबर पे है। अब अभी मैंने कहा कि 142 नंबर पर होने के आधार पर भारत पत्रकारिता के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है, क्योंकि भारत में पत्रकारिता को जो है बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। हमें देखने में जरूर लगता है, लेकिन आप वास्तविकता जानते हैं कि क्या है। और जब से नई सरकार आई 2014 से, उससे पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, ये है कि अभी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है,
तो अब आप देखें, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंतर्गत हम देखें तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो है 177 नंबर पर जो है वो चाइना है। इसी लिस्ट में 177 नंबर पर चाइना है, और चाइना जो है वो किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं माना गया पत्रकारिता के लिए, क्योंकि वहाँ पत्रकारिता जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाती है, सेंट्रलाइज है। सरकार की परमिशन के बिना, कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के बिना वहाँ पर कोई भी मीडिया अपनी कुछ भी चीज़ें रिलीज़ नहीं कर सकता। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो हमारा जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, प्रेस है, मीडिया है, वो फोर्थ पिलर है, तो उसे स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है और ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। और भविष्य में जो है पत्रकारिता को स्वतंत्रता की स्थिति में आना होगा और हमें और ऊपर जाना होगा, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र कहा जाएगा। और इसके लिए सरकार जितनी जिम्मेदार है उतनी ही पत्रकारिता भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा पत्रकारिता, पूरी सिस्टम, पूरा सब कुछ जिम्मेदार है इसके लिए। तो आने वाले समय में इसमें सुधार हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लगता है इसका भी आंसर आपको अच्छी तरह पता होगा बच्चों। 15 मई 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली, ये मनाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने ये जगह आपके लिए इसलिए छोड़ी है कुछ चीज़ें और डिस्कस करने में। 2021 में जो ये मनाया गया, तो 2021 की थीम क्या थी इस डेट की, बहुत इम्पोर्टेंट थीम रखी गई थी, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। फैमिली, क्योंकि आजकल ये पूछा जा रहा है, फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी, फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी ये थीम 2021 का रखा गया। क्यों? क्योंकि इसलिए रखा गया है बच्चों, क्योंकि ये माना गया है कि आज हमारे परिवार में नई तकनीक ने बहुत कुछ अच्छा किया है तो बहुत कुछ गलत भी किया है, और हमें दोनों के बीच संतुलन की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। ये सब आप जान रहे होंगे, चाहे 4G आ जाए, 5G आ जाए, नई टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इन्होंने हमारे जो फैमिली का, परिवार का जो एक सिस्टम था उसको कहीं ना कहीं से प्रभावित किया है। और ऐसा ना हो कि वो बहुत गलत तरीके से प्रभावित हो जाए, इसलिए उसके बीच बैलेंस होना चाहिए जिससे परिवार प्रभावित ना हो। ये चीज़ यहाँ पर जरूरी है। अब 5वां प्रश्न आपके बीच में आ रहा करंट अफेयर्स का, और बच्चों ये 5वां प्रश्न जो है ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित है। आपके सामने प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक, तो आंसर हो सकता है आपको पता हो कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है वो क्लो झाओ को दिया गया है। क्लो झाओ को दिया गया है। इनकी फिल्म का जो नाम है वह है नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड के नाम से इनकी फिल्म है, और इस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है इस फिल्म को, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला। क्योंकि मैंने आपसे निर्देशक के बारे में पूछा, तो अब कहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वो एंथनी हॉपकिंस को मिला है। एंथनी हॉपकिंस को मिला है। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोर को मिला है। ठीक है,
फ्रांसिस मैकडोर, फ्रांसिस मैकडोर को मिला है। ठीक, अब यहाँ पर ये भी मैं बता दूं, फ्रांसिस मैकडोर को जो है ये पुरस्कार जो मिला है वो नोमैडलैंड के लिए ही मिला है, नोमैडलैंड के लिए ही, यानी उसी फिल्म के लिए मिला है जिस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक, अब बात आती है बच्चों कि अगर हम बात करें एंथनी हॉपकिंस की, तो इनको बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला है वो नोमैडलैंड के लिए नहीं मिला है, वो मूवी है द फादर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बाद में, वो मूवी है द फादर के लिए जो है इनको मिला है। ठीक, तो क्योंकि नोमैडलैंड बहुत चर्चित रहेगा, ऑप्शन में नोमैडलैंड आएगा तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, लेकिन जहां ये आया कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वो किस फिल्म के लिए मिला है, तो एक्टर में जरूर याद रखना कि जो है नोमैडलैंड के लिए नहीं मिला है, वो द फादर के लिए मिला है। एक्ट्रेस में जो है नोमैडलैंड के लिए, और डायरेक्टर में भी नोमैडलैंड के लिए मिला है। ठीक है, तो बच्चों आशा है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, करंट अफेयर्स का इस तरह से डिस्कशन क्वेश्चंस के बहाने। ठीक है, अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने आपको जीएस के वीडियो लेक्चर्स पॉलिटी के प्रोवाइड किए हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन आपके सामने अगले आने वाले हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड है, और पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो है वो स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी से रिलेटेड है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम किस प्रकार के स्थानीय निकाय की स्थापना की गई। ड्यूरिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड सर्वप्रथम किस प्रकार के लोकल बॉडीज की स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो आप सब जानते होंगे कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर व्यापार करने आए थे, और व्यापार का विकास सबसे पहले किस तरफ हुआ होगा, गांव की तरफ कि नगर की तरफ, नगर की तरफ। और जब उन्होंने सबसे पहले नगर बसाए, आपने देखा ये वाला नगर किसने बसाया, वो नगर किसने बनाया, ये सिटी किसने बसाया, तो अगर शहर बसाया तो इसका मतलब उन्होंने पहले ग्रामीण स्थानीय निकाय स्थापित किए होंगे, नगरीय स्थापित किए होंगे। तो इसका आंसर होगा नगरीय स्थानीय निकाय, नगरीय स्थानीय निकाय। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी को एस्टैब्लिश किया किसने, ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले। अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे रहा हूं कि कैसे सबसे पहले। ठीक है, तो 1687 में 1687 में मद्रास नगर निगम स्थापित हो गया, मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मद्रास नगर निगम स्थापित हो गया। ठीक, दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, 1772 में कलकत्ता नगर निगम स्थापित हो गया, कलकत्ता नगर निगम स्थापित हो गया, लोकल बॉडी हो गई। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद 1793 में 1773 में जो है वो बम्बई नगर निगम स्थापित हुआ, बम्बई नगर निगम स्थापित हुआ। जबकि अगर हम कहें कि ब्रिटिश शासन के दौरान लोकल बॉडीज के रूप में ग्रामीण स्थानीय शासन कब शुरू हुआ, तो 1882 में 1882 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय शासन की स्थापना जो है, ग्राम पंचायतों को स्थान दिया गया था। ठीक, ये आप सब जानते हैं कि 1882। तो अब आप सोचिए कि 1773, यहाँ तब तक तो 3 एग्जाम्पल, और तब तक उसके बाद पता नहीं कितनी संस्थाएं नगरीय स्तर पर स्थापित कर गई। और इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने व्यापार करने का काम किया, तो उनकी ज़रूरत क्या थी, पहले नगरों का विकास करने की ज़रूरत थी। कोई भी मार्केट होती है, कोई भी चीज़ होती है, पहले नगर अर्बन एरिया में डेवलप होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाता है जहाँ पर उनकी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बलवंत राय मेहता समिति ने
कितने स्तर की पंचायत व्यवस्था की सलाह दी थी? आप सब जानते हैं 1956 में इस समिति ने जो है, अगर अपनी जो भी इसका गठन हुआ और उसके बाद इसकी सलाह आई, और इसका जो इस प्रश्न का आंसर होगा कितने स्तर या कितने स्टेज, तो वो स्तर जो है वो क्या था? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय या 3 स्टेज। ठीक है, 3 स्टेज पंचायत सिस्टम। और इस 3 स्टेज पंचायत सिस्टम में कौन कौन था आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत, ठीक है, क्षेत्र या ब्लॉक पंचायत, और उसके बाद फिर जिला पंचायत। ठीक, तो इस तरह से अभी यूपी में चुनाव भी हुए हैं। और ये भी मैं कहता हूं कि ये पंचायत की संरचना जो है 3 स्टेज की एक ट्रायंगल के समान है, जिस ट्रायंगल में सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, उससे ऊपर कौन है? ब्लॉक पंचायत है, और उससे ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंडर में ब्लॉक और गांव है, गांव, और ब्लॉक पंचायत के अंडर में ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न था जो आपके सामने आया। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय शामिल किए गए? तो बच्चों इसका आंसर होगा 29 सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट्स जो है वो 11th शेड्यूल में शामिल किए गए, 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए। ठीक, अब अगर हम बात करें इसी के साथ कि अगर आपसे कल को पूछा जाए कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था 73वें के साथ, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12th शेड्यूल में, आप जानते हैं 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ग्रामीण या पंचायत से संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची जो है वो नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है, नगर निकाय से संबंधित है, नगर से। तो नगर निकाय से संबंधित अगर ये पूछा जाए इसी तरह का प्रश्न कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए, तो 18 विषय शामिल किए गए थे। 18 सब्जेक्ट्स जो है शामिल किए गए थे। अगर यहाँ 29 सब्जेक्ट शामिल किए गए थे, ठीक है, तो यहाँ 18 विषय शामिल किए गए थे। ठीक, अब ये विषय लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। अब जैसे गांव में नाली, सड़क, पानी, पेयजल, स्वास्थ्य, ठीक है, तमाम तरह की जैसे शहर के अंतर्गत, यहाँ इसके अंतर्गत 18 ऐसे विषय शामिल किए गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सब लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बच्चों आपको पता होगा कि पंचायतों से संबंधित जो संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें आर्टिकल 243 में ही ABCDEFGH जोड़े गए। अब इसमें रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो किसके तहत किया गया? 243D के तहत किया गया। ठीक, कहाँ पे आरक्षण? पंचायतों में आरक्षण। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए, नगर निकाय में आरक्षण, अर्बन बॉडीज में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 243R। ठीक, तो ये ध्यान रखना, कैपिटल D है और कैपिटल R है। ठीक है, तो 243D और 243R, ये इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, और अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है, पंचायतों की संरचना के संबंध में विधानमंडल को किस अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई? मतलब जो पंचायत का स्ट्रक्चर है 3 स्टेज, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो उस संबंध में किसको शक्ति दी गई है? स्टेट लेजिस्लेचर या विधानमंडल को किस आर्टिकल के तहत शक्ति दी गई है या पावर दी गई है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये
जिस आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है, जिस अनुच्छेद में दिया गया है संरक्षण के संबंध में, वो 243C है, 243C है। इसके तहत विधानमंडल को ये शक्ति है कि वो पंचायतों की संरचना में अपने राज्य के अनुसार कोई बदलाव कर सकती है। जैसा कि कई राज्य भारत के जो छोटे स्टेट हैं वहाँ पर 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ठीक। लेकिन अब यही क्वेश्चन अगर नगर निकाय की संरचना के संबंध में आ जाए कि नगर निकाय की संरचना या नगर निकाय के स्ट्रक्चर से संबंधित शक्ति विधानमंडल को, लेजिस्लेचर को किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो इसका आंसर होगा 243T, 243T, ठीक है। तो ये सब कैपिटल है, ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था आरक्षण वाला D और R, उसी तरह से यहाँ C और T जो है वो कैपिटल में है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, इस मामले में इसमें आपसे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और साइंस के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है और साइंस का जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं हम। क्वेश्चन है, अधिकतर एंजाइम किस तापक्रम या टेम्परेचर रेंज के बीच अधिकतम क्रियाशील होते हैं? तो इसका आंसर होगा, आपको वैसे पता भी होगा कुछ लोगों को, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ये सबसे ज़्यादा एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होते हैं, ठीक। लेकिन अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि एंजाइम किस टेम्परेचर पर नॉन एक्टिव हो जाते हैं? नॉन एक्टिव हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा नॉन एक्टिव का वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर ये पूछा जाए कि एंजाइम किस टेम्परेचर पर कोआगुलेट हो जाते हैं, कोआगुलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो कोआगुलेट हो जाना यानी नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, तो ये टेम्परेचर है 65 टू 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये कोआगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ साइंस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर कि तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए, अगर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए? 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे, इनका जो वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, फोटोसिंथेसिस जो हो रही, प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही, यहाँ से पानी और मिनरल जा रहा है, तो इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो कितनी बढ़ जाएगी? तो देखिए इसका जो रेशियो है, अगर 10 डिग्री बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा 2 गुना, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 गुना बढ़ जाएगा। और यहीं पर मैं आपको और बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन के लिए पूछा गया होता, श्वसन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया होता, तो उसका भी आंसर यही होता, 2 से 2.5 गुना, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अगर 10 डिग्री बढ़ेगा तो 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। टेम्परेचर से रिलेटेड अगला प्रश्न आपके सामने है, पहाड़ों पर प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापक्रम में कितनी कमी आ जाती है? तो बच्चों जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊपर की ओर जाते हो, ये पहाड़ है, आप जैसे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जैसे आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो 6 से, इसका आंसर होगा 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। जब मैं देहरादून में था तो वहाँ से जब मैं सूरी जाता था बाइक से, तो मुझे इसका एहसास होता था कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसे कैसे कम हो रहा है, ठीक है। और वो टेम्परेचर वास्तविक रूप से, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, मृदा संगठन में, सॉइल कंपोजिशन में खनिज की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो मिनरल या खनिज की जो मात्रा है, मिनरल या खनिज की जो मात्रा है वो 45% लगभग होती है, 45%, 40 से 45% मान लो, 45% होती है, ठीक है। सॉइल कंपोजिशन में आपको ये बता दूं, ये तो मिनरल के बारे में हो गया क्वेश्चन। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इसमें वाटर
वाटर कितना होता है, सॉइल वाटर जिसको कहते हैं, तो 25% होता है। पता नहीं चलता है लेकिन होता है। सॉइल एयर, हवा कितनी होती है, 25% होती है। और बच्चों यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें ह्यूमस जो होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ह्यूमस जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। ये भी जो है 10 से 15%, सॉरी 5 से 10% होता है। 5 to 10% जो है, अगर ये 40 हो जाएगा मिनरल तो ये 10 हो जाएगा, इस तरह से ये जो है परसेंटेज होता है। तो सॉइल के कंपोजिशन में और प्लांट्स के लिए, पौधों के विकास के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। इनके बिना पौधों का विकास नहीं हो सकता, और मिट्टी के ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये सब जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो अंतिम प्रश्न है इस स्क्रीन वीडियो का। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा ये यहाँ पर गलत लिख गया है, किस प्रकार का पौधा है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये एक कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस है, प्लांट है ये। और इसके ड्रोसेरा के अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, और दूसरा है नेपंथस, नेपंथस। ठीक, तो यूट्रिकुलेरिया और नेपंथस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये स्क्रीन वीडियो समझ में आया होगा। लास्ट वाले को मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये नाम है यूट्रिकुलेरिया और नेपंथस। ठीक है, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक, तो ये स्क्रीन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करूँगा मैं। और भी ये अभी आज मैंने एक ट्रायल के तौर पर किया है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया अपने पैन टैब से, जिससे गूगल मीट की क्लास चलती है उसी के द्वारा इसको जो है रिकॉर्ड किया है। और ये प्रयास है जीएसएम की कुछ नए तरीके से आपके सामने कुछ चीज़ें लेकर आई जाए, जिससे कि आप जो है क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ जीएस के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज भी करते रहो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इन चीज़ों को समझकर अपने आगे के क्वेश्चंस को तैयार करते रहें। तो इस तरह से आपसे हम लोग आगे और भी नई चीज़ें आपके से लेकर आएंगे। बच्चों, आप अपने को सेफ रखते हुए अपनी स्टडी जारी रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। थैंक यू बच्चों।